अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। अच्छा जी सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में एसोसिएट यानी IS 28 शुरू किया था। मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी एसोसिएट तब बनती है जब आपकी होल्डिंग 20 से लेके 50% तक हो, क्योंकि उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। तो सर एसोसिएट बनती कब है? सर एसोसिएट बनती तब है जब हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है किसी कंपनी के ऊपर। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई सेपरेट बुक्स में हम एसोसिएट को कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं, बट फेयर वैल्यू का चेंज कहाँ जाएगा? OCA में जाएगा। कॉस्ट पे रखोगे तो फेयर वैल्यू के लिए चेंजेस के लिए मॉनिटर नहीं करेंगे। और कॉस्ट मॉडल के अंदर जो भी डिविडेंड आएगा सिर्फ वो इनकम रिकॉर्ड होगी, और इवन फेयर वैल्यू मॉडल में भी अगर डिविडेंड आएगा तो वो रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर हमने ये सीखा था कि कंसोलिडेटेड बुक्स में एक ही अकाउंटिंग अलाउड है जिसका नाम है इक्विटी अकाउंटिंग। और इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब ये है कि सामने वाली कंपनी जो आपकी एसोसिएट है वो जितना भी कमाएगी उसका आपका हिस्सा आपकी किताबों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा ही जी। फिर मैंने आपको उसकी दो तीन गेम्स बताई थी। मैंने आपको ये कहा था कि भाई अगर पेरेंट एंटिटी ने सेपरेट बुक्स में अपनी एसोसिएट को कॉस्ट पे रखा हुआ है तो मैक्सिमम उसने अपनी किताबों में, अपने रिटेन अर्निंग में, अपने P&L में एक डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड की होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया होगा। बट व्हेन इट कम्स टू कंसोलिडेशन तो आप ये कहते हैं कि भाई मैं अज्यूम करूंगा कि मैं शुरू से ही इक्विटी अकाउंटिंग करता तो क्या हालात वाकयात होते। तो मैं उसकी इक्विटी निकाल के उसका परसेंटेज लगा के चेक करता हूँ कि क्या मेरा हिस्सा मेरी इन्वेस्टमेंट से कम है या ज़्यादा है। कम है तो गुडविल के पैसे हैं वो उसके अंदर रहने देंगे, अलग से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और अगर मेरा हिस्सा ज़्यादा आता है तो दैट मीन्स कि मैंने पैसे दिए कम, मुझे हिस्सा मिला है ज़्यादा, तो बार्गेन परचेज गेन रिकॉर्ड हो गई, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद हमने ये सीखा था कि सर अगर जैसे जैसे हम रिपोर्टिंग डेट पे जाएंगे तो कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड को बांटती है, तो मेरी इक्विटी के अंदर जो पैसा बचता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सर जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई उसका मेरा हिस्सा ऑलरेडी डिविडेंड के नाम पे रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो जो रिकॉर्ड होने से रह गया होगा वो होगा उस साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी सर क्या मैं ये कह सकता हूँ होल एंड सोल सामने वाली कंपनी जो आपकी एसोसिएट है उसने जितना कमाया उसका आपका पूरा हिस्सा आपके P&L में आके गिरेगा। पर फर्क सिर्फ इतना था बैलेंस शीट के अंदर कि आपने जो उससे कमा लिया था, यानी जो आपको रियलाइज हो गया था वो डिविडेंड था, वो ऑलरेडी शामिल था। और जो उस साल के प्रॉफिट में से रहना मतलब लेना बाकी रह गया था वो आपने रिकॉर्ड कर लिया था इक्विटी के चेंज में से निकाल के। फिर मैंने कहा था अगर पेरेंट एसोसिएट को या एसोसिएट पेरेंट को कोई गुड्स बेचेगी तो अनरियलाइज प्रॉफिट का मसला नहीं होगा, उसके भी होल्डिंग परसेंटेज का होगा, क्योंकि यहाँ पे 100% कंसोलिडेशन नहीं होती है। ये तो थी समरी सर हमारी इस वक्त तक की जो हमने एसोसिएट की बैलेंस शीट की। आज मैंने एक सवाल ऐसा बनाया है जिससे मैं आपको एसोसिएट की बैलेंस शीट से कनेक्ट कर दूंगा एसोसिएट के P&L पे। तो सर अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा होगा और सुकून से आप मेरी पहले बात समझें। क्या मैं कह सकता हूँ अगर ये पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक्स हैं तो जो एडजस्टमेंट, जो बार्गेन परचेज गेन मैंने ग्रुप रिजर्व में रिकॉर्ड किया था वो इसके सेपरेट P&L में शामिल नहीं होगा? ये तो मानते हो ना? सर क्यों शामिल नहीं होगा? भाई लॉजिक है ना, सेपरेट बुक्स के ग्रुप रिजर्व में यही प्रॉफिट गया होगा ना। हमने इसी के अंदर बार्गेन परचेज गेन ऐड किया था और हमने इसी के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का शेयर ऐड किया था, तब जाके इक्विटी अकाउंटिंग हुई थी। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में पार्क कर देने का मतलब ये कि P&L में खुद ब खुद पार्क हो गया? नहीं भाई, P&L भी अनएडजस्टेड है तो उसमें भी एडजस्टमेंट्स कौन पार्क करेगा सर? पेरेंट एंटिटी करेगा। तो मैंने होल एंड सोल एक सवाल बनाया है जिससे आपकी बेसिक P&L भी रिवाइज होगी और एसोसिएट के कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। पर एक बात तो तय है, वहां पे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, मैं जरा एसोसिएट आपको दिखाऊं। देखिए एसोसिएट ने प्रॉफिट कितना कमाया था मेरी लास्ट एग्जांपल में, 3.5 मिलियन। आपके सामने आ रहा है 3.5 मिलियन। देखिए मैंने सवाल जो बनाया है मैंने उसमें एसोसिएट का अभी भी प्रॉफिट कितना रखा है, 3.5 मिलियन, ताकि उससे मैच करा सकूं। आई होप दिस इज क्लियर। क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर पेरेंट एंटिटी ने सेपरेट बुक्स में अपनी एसोसिएट को कॉस्ट पे रखा हुआ है तो उसने कोई बार्गेन परचेज गेन चेक नहीं किया होगा, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का शेयर नहीं लेके आया होगा और कोई आपस की ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट भी नहीं किया होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ अदर इनकम के अंदर, पेरेंट की अदर इनकम के अंदर हो सकता है कोई इंटरेस्ट इनकम हो? पहली बात, पेरेंट की अदर इनकम के अंदर हो सकता है कि सब्सिडी से रिसीव किया हुआ डिविडेंड हो सकता है इसकी अदर इनकम के अंदर एसोसिएट से रिसीव किया हुआ डिविडेंड। भाई वो तो था ही ना, मैंने कल की क्लास में सिखाया था आपको कि एसोसिएट से जो डिविडेंड आता है उसका मेरा हिस्सा मेरी किताबों में रिकॉर्ड हो जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो सर आए रीड करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। आ जाए जी।
P acquired 25% of A, 25% मतलब सर ये एसोसिएट है, ऑन जनवरी 1 2020, यानी ये इसकी एक्विजिशन डेट है, एंड 80% ऑफ एस ऑन मार्च 1 2020। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मार्च 1 2020 को एक कंपनी मेरी सब्सिडरी बनी है, क्योंकि उसमें होल्डिंग कितनी है 80% की। पी ने पे किए हैं 1125,000 फॉर एक्वायरिंग 25% शेयर्स इन है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने यही अमाउंट रखी थी, ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा भाई, इसके बाद डिटेल्स दी हुई है शेयर कैपिटल की, एस की और ए की, और ड्यूरिंग द ईयर एस एंड ए डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड। देखिए दोनों ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, सही है जी, अक्टूबर और नवंबर में, यानी इसकी एक्विजिशन के बाद। तो क्या आप ये मानते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि भाई अगर मेरे सब्सिडरी ने कितने परसेंट का डिविडेंड दिया भाई, 20% का, पर 20% का टेक्निकली मैंने अपने पास कितना रिकॉर्ड किया होगा सर, 80%। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पेरेंट का शेयर इन डिविडेंड, पेरेंट शेयर इन डिविडेंड इतना है। ये सिर्फ समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। इसको सर हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा भाई, क्या मैं कह सकता हूँ सर ये पेरेंट शेयर इन डिविडेंड 320 है सर, मैं इसकी पीएनएल में जाके देखूँ तो 357,500 है भाई, और भी तो इनकम हो सकती है। सर एक और चीज़ देखते हैं, एसोसिएट ने कितना डिविडेंड दिया है सर, एसोसिएट ने जो डिविडेंड दिया है वो 15% का दिया, और 15% का मेरा कितना होगा सर, 25%। अच्छा, अब अगर मैं बच्चों 320 और 37,500 को सम करूं तो देखें 357,500 ये एग्जैक्टली इससे मैच करता है। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि पेरेंट एंटिटी ने अपनी सेपरेट बुक्स में दोनों से रिसीव किया हुआ डिविडेंड रिकॉर्ड किया है, तो क्या गलत किया है? नहीं भाई, बिल्कुल सही किया। वो उसकी सेपरेट बुक से इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखा, डिविडेंड आएगा तो मना नहीं है। आगे सुनिएगा सर, जब मैं कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने की बात करता हूं तो पहले आप एसोसिएट को साइड में रखें, पहले आप एसोसिएट को साइड में रखें। पहले मैंने कहा भाई पेरेंट और सब्सिडरी की अकाउंटिंग करते हैं, ऐसा ही है सर। सबसे पहले आप कौन सा पीएनएल बनाते हैं? हाँ जी सर, सबसे पहले कौन सा पीएनएल बनाते हैं हम सर? अनएडजस्टेड पीएनएल। तो सर मैं यहाँ पे अनएडजस्टेड पीएनएल बना लेता हूँ। अच्छा, अनएडजस्टेड पीएनएल बनाने के लिए सर मुझे वो सारी चीज़ें लिखनी होंगी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर इनकम, औसत टैक्स और मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी वही जो बेसिक कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है, जानबूझ के मैंने ऐसा सवाल बनाया ताकि आपको रिकॉल हो जाए। सर मुझे बताओ, सबसे पहले जब अनएडजस्टेड पीएनएल बनाऊंगा तो पेरेंट एंटिटी के पूरे साल का प्रॉफिट आएगा। पर क्या मैं कह सकता हूँ अगर मैंने सब्सिडरी को मार्च में एक्वायर किया है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 10 महीने के प्रॉफिट्स पे मेरे पास राइट है सब्सिडरी के। तो सर हमने किया ये कि हमने सर दिस डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी मेरा राइट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पे होता है। तो मैंने इसकी सेल अकॉर्डिंगली 10 महीने की लेके आया अपने पास। सर क्या आप ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी यही कोई अमल दखल है? सर हमने कहा हमारे पास 12 मिलियन ये आ गया सर, अब इसको आगे लेके चलते हैं। हमने कहा कि सर यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेल है तो उसका फ़ायदा भरपूर उठाएंगे हम। और मैं फिर बता दूं कि मैं यहाँ पे डेफर्ड टैक्स अभी नहीं सिखा रहा इसके अंदर, तो टैक्स में कांस्टेंट रखा हूँ, वरना आपके दिमाग की चटनी बन जाएगी। ओके जी, ये आ गया हमारे पास। और सर हमारे पास ये आ गया। और सर हमारे पास टैक्स के बाद ये आ गया। अब सर जस्ट टू रीचेक कि क्या कोई हमने गलती तो नहीं की, तो सर हम सिंपल एक काम करेंगे। हमने पेरेंट का प्रॉफिट उठाया और सब्सिडरी को, बॉटम लाइन को डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, और हमने प्लस करके चेक किया क्या 7796875 आता है। बिल्कुल सर, अभी हम ऑन ट्रैक हैं, अभी हमने कोई गलती नहीं की। सर आप यहाँ पे आपने सीखा है, आप यहाँ पे पार्क करते हैं क्या सर? इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स, ऐसा ही है इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट। सर मैंने एसोसिएट को भी कटा दिया, मैं एसोसिएट का सोच ही नहीं रहा। मैंने खाली कुछ बातें की थी शुरू में, उसको वापस से लेके आऊंगा, पर पहले पेरेंट और सब्सिडरी को देखते हैं। मैंने कहा कि भाई सबसे पहले ये देखो
कि क्या सब्सिडी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है क्या वो इस अदर इनकम में शामिल है। डेफिनेटली यस सर शामिल है। तो क्या वो मैं रहने दूं या हटा दूं? सर वो आप हटा दें, क्योंकि आप अपने आप से कमाई हुई इनकम नहीं दिखा सकते। आपने 320 को यहाँ से हटा दिए क्योंकि सिर्फ आप ही का शेयर है। और सर एक और बात बताएं, एक और बात बताएं, अगर बैलेंस शीट बना रहा होता तो क्या डिविडेंड इनकम को रिटेन अर्निंग से रिवर्स करता? नहीं, वो खुद ब खुद प्लस माइनस जीरो हो जाता है, क्योंकि वो इक्विटी है। यहाँ पे इक्विटी नहीं बन रही, यहाँ पे पीएनएल बन रहा है। तो एक की इनकम दिख रही होगी, मैं इसको क्या करूंगा, हटा दूंगा बैलेंस शीट में, ये खुद ब खुद क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे आपको हटा के जीरो करना होगा, ऐसा ही जी। तो सर हमने यहाँ पे लिख दिया डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी, इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। सर हमने कहा आ जाए जी, आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा कि सर अगर मैं देखूं इसमें रिटेन अर्निंग और एसोसिएट बताई हुई, ये इसने टेक्निकली बार्गेन, इसने क्या बल्कि मैंने ही बार्गेन परचेज गेन की वर्किंग के लिए बताई हुई, बिल्कुल साइड में रखते हैं। पहले एग्जाम में आपने क्या करना है सर, एग्जाम में करना ये कि पेरेंट और सब्सिडी के मामला को देख लेना, फिर जाके एसोसिएट को देखते हैं। तो फोकस होकर देखिएगा इधर। मैंने कहा सब्सिडी ने पेरेंट को गुड सोल्ड की 1,50,000 के। तो सर हमने आपको ये सिखाया है, हमने आपको ये सिखाया है कि सर हम सेल्स को पहले ये देख लेते किसने किया भाई, एस ने पी को, ये सब्सिडी ने पेरेंट को, ये रहा जी। तो सर हमने ये सीखा है कि जो आपस की सेल होती है वो सेल नहीं मानी जाती। ऐसा ही है, कौन सी सेल मानी जाती है, ग्रुप के बाहर की। तो भाई इस सेल्स के अंदर दोनों की सेल्स है ना, कौन सी नहीं मानूं, आपस की। तो क्या इंट्रा ग्रुप सेल की अमाउंट से सेल्स को रिवर्स कर दूं? यस सर बिल्कुल रिवर्स कर दें। उसकी अमाउंट है 1,50,000। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि आप सेम अमाउंट से, खुदा के वास्ते सेम अमाउंट से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स कर देना। फिर आपको याद आएगा कि पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स सामने वाले ने चार्ज नहीं की है, तो आप फिर अनरियलाइज प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देना। तो सर मुझे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इसका मैंने ले लिया 20%, क्योंकि ये मुझे बोल रहा है कि मार्जिन है। और सर इसका भी मैं ले लूँ 40%। सर ये इसका 20% का 40%। तो सर हमने देखे पहले 1,50 से रिवर्स किया, और फिर हमने अपनी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दिया, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो अब तक कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज नहीं हुई। तो मैंने रिवर्स भी नहीं की, क्योंकि देखो यही तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में बचा हुआ है। तो इन्वेंट्री में बचा हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज ही नहीं हुआ ना, तो तुमने पूरा क्यों रिवर्स कर दिया? इसलिए हमने 12,000 से फिर उसको क्या किया, इंक्रीज कर दी। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है माइनस माइनस प्लस, ऐसा ही है। सर हमने ये कर लिया जी यहाँ पे। अभी हम सिंपल जो पेरेंट और सब्सिडी की इंटरवल पे उस पर खेल रहे हैं। सर हमने कहा आगे आ जाएं, ए ने बेचे पी को, पी ने बेचे ए को। अच्छा फिर वो कह ये रहा है कि डेप्रिसिएशन ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी, यानी सब्सिडी की एक्विजिशन पे कोई हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की थी। तो आपको मैंने सिखाया था कंसोलिडेटेड पीएनएल में, देखो यार बच्चों को यही मसला आता है कि बच्चे पीएनएल भूल जाते हैं, तभी तो मैं साथ साथ करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई आप याद करें कि अगर डे 1 पे हमने कोई एसेट रीवैल्यू किया होगा, तो सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट बुक्स के पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के हिसाब से रखा होगा, जबकि वो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो इंक्रीमेंटल जब आपने बुक किया है फेयर वैल्यू, तो आप उसका डेप्रिसिएशन भी बुक करेंगे आपके पीएनएल में। और सर जैसे आप बैलेंस शीट में एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट का डिफरेंस लेते हैं तो वहां पे वो खुद ब खुद पार्क हो जाता है। यहाँ पे भी आपको पार्क करना होगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग में पार्क हो जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पीएनएल खुद एडजस्ट हो गया। ये एक मैंने रिकॉल करवाया आपको। तो सर मैंने ये कहा कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपको उसने बता दिया टेक्निकली 50,000 रुपये का। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं, अच्छा किस एसेट बताइए, ओके जी किसी पे नहीं बताया, तो मैं एडमिन में इसको एडजस्ट कर देता हूँ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम से। सर हमने कहा ये माइनस में है तो हमने 50,000। अच्छा अब समझने की बात ये कि डेप्रिसिएशन ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसने 10 महीने का ही दिया हुआ है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कितने का दिया हुआ है, 10 महीने का। वरना अगर ये फेयर वैल्यू इंक्रीमेंटल बताता, यानी ये लिख के देता फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट इतनी थी रिमेनिंग लाइफ, तो आपने जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बच्चों निकालना था ना, वो कितना निकालना था सर, पूरा नहीं, उसका आप 10 महीने निकालते, क्योंकि एक्विजिशन को किए हुए आपके कितने महीने हुए हैं, 10 महीने हुए, ये बात याद रखिएगा। चलिए जी सर, क्योंकि ये ब्लेंडर लगते हैं, अभी जो पास पेपर करेंगे तब देखेंगे। अच्छा भाई सर हमने ये भी इंक्रीज कर दिया, अब देखते हैं सर आगे क्या है। बोल रहा है गुडविल और सब्सिडी हैव बीन इम्पेयर्ड। भाई मुझे एक बात बताओ,
अगर सब्सिडी की गुडविल इम्पेयर हो गई है तो गुडविल तो एक कंसोलिडेटेड बुक का एसेट है ना, तो आपने ग्रुप रिजर्व और एनसीआई में लॉस पार किया होगा ना, तो क्या वहां लॉस पार कर देने का मतलब ये कि पीएनएल खुद एडजस्ट हो गया है, वो अभी भी सेपरेट बुक के हिसाब से अनएडजस्टेड है सर, वो अनएडजस्टेड है। तो आपने 75,200 की इम्पेयरमेंट पार करनी है भाई, वो हम पार कर लेते हैं यहाँ पे सर, ये आगे 75,200 ऐसा ही जी, ये रहा सर। अच्छा सर, इसके बाद हमने कहा क्या मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे पास अभी जो भी एडजस्टमेंट है किसके रिलेटेड, पेरेंट और सब्सिडी के रिलेटेड सब पार हो चुका है सर, अब मैं यहाँ पे इक्विटी अकाउंटिंग कर सकता हूँ। ज़रा बात समझिएगा, अभी यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको। भाई मुझे एक बात बताओ, अब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं या पीएनएल? सर आप पीएनएल बना रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि कंसोलिडेटेड पीएनएल में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड पीएनएल में आप अलग से यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ये अब मैंने इंक्लूड किया है। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट का मतलब है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट का मतलब है, यहाँ पे लिख रहा हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। पर सर अगर मैं लास्ट क्लास आपको दिखाऊं एक बार पीछे जाके, यहाँ पे क्या आया था, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में फर्क है डिविडेंड का, फर्क किसका है, डिविडेंड का। देखते हैं सर, मुझे एक बात बताएं, आपकी एसोसिएट को आपने खरीदा कब था जानी, आपने खरीदा कब था सर, जनवरी 1 को, ऐसा ही है। क्या आपकी पेरेंट एंटिटी ने इसकी इक्विटी अकाउंटिंग की? आपका जवाब आना चाहिए सर नहीं की, आपका जवाब आना चाहिए इसने इक्विटी अकाउंटिंग नहीं की। तो सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इक्विटी अकाउंटिंग नहीं की, पर कंसोलिडेटेड बुक्स में से कौन सी अकाउंटिंग अलाउड है सर, इक्विटी अकाउंटिंग अलाउड है, इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग अलाउड नहीं है। तो सर मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट निकालना है। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट कैसे आता है, वो बोलता ही है कि आप एसोसिएट की बुक्स का प्रॉफिट उठाएं एंड अपनी होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। भाई एसोसिएट की बुक्स का प्रॉफिट उठाएं, अपनी होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। सर कैसे, ज़रा देखते हैं, प्लीज़ सुनिएगा। सर मैंने कहा कि एसोसिएट का प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है। सर हम गए सवाल के अंदर, हमने कहा भाई एसोसिएट का प्रॉफिट फॉर द ईयर 3.5 मिलियन। इसको सर टाइम ऑपोजिशन क्यों नहीं कर रहे भाई, जनवरी 1 को खरीदी है, पूरे साल के प्रॉफिट पर राइट है। आपका इस प्रॉफिट में शेयर कितना है, हाँ भाई आपका इस प्रॉफिट में शेयर कितना है। सर आपने कहा मेरा इस प्रॉफिट में जो शेयर है सर वो है 25%, आप ही ने कहा था, आपने 25% की होल्डिंग की है, ऐसा ही है। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने 25% किया, कितना आ गया है, 875,000। अब मैं आपको एक क्विक बात बता रहा हूँ, जो कि बच्चे रटा लगा के जाते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, तो देखिएगा। सर मैंने जो आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था ये वाला, क्या यहाँ पे भी 875,000 था, इसको मैंने क्या लिखा हुआ था सर, ये पूरी कमाई है, क्या ये पूरी कमाई फ्रॉम एसोसिएट। पर मैं आपसे खुदा के वास्ते एक चीज़ पूछ रहा हूँ, मैंने बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या 875,000 रिकॉर्ड किया था या 837,500 रिकॉर्ड किया था, दोनों में से क्या रिकॉर्ड किया था, चलिए सोचो, वापस से बताओ, सोचो। सर मैंने सिर्फ जिसको मैं अभी ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ इसको रिकॉर्ड किया था। सर आपने 37,500 को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी पेरेंट एंटिटी अपनी सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड कर चुका था। तो जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो क्या था सर, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग के अंदर ये ऑलरेडी था, मैंने इतना डाल दिया था, कुल मिला के कितना हो गया था 875,000। बट भाई वो पीएनएल में क्या कह रहा है जानी, वो पीएनएल में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या फिर मैं यहाँ पे अलग से वर्किंग करूँ, वर्किंग 1। अच्छा सर, तो मुझे एक बात बताएं, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए मैंने क्या किया, 875 आ गई। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ,
समझने के लिए, क्या मैं कह सकता हूँ 875,000 के अंदर डिविडेंड भी शामिल है? सोचो, सोचो, क्या 875,000 में डिविडेंड भी शामिल है? डेफिनेटली यस सर, डेफिनेटली यस शामिल है, क्योंकि पूरे साल की कमाई में से बांटा इतना था ना, तो बचा इतना था। मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्ड कितना होना चाहिए? 875। तो सर बैलेंस शीट में आपने फिर बताया ना ढीठ बन गई कि 875 क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? भाई बैलेंस शीट बनाते वक्त ये थोड़ी ना दिखता है ग्रुप रिजर्व के अंदर कि किस नाम से कौन सा प्रॉफिट आ रहा है। पहले बताओ, ये बात समझो, क्या बैलेंस शीट में ये दिखता है किस नाम से कौन सा प्रॉफिट है, या सिर्फ एक लाइन आइटम आता है ग्रुप रिजर्व का? भाई एक लाइन आइटम आता है ग्रुप रिजर्व का, उसमें सिर्फ अमाउंट सही होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन का वहां पे मसला नहीं होता। वहां पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंटेशन का मसला होता है। पर सर यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ पीएनएल में, तो क्या पीएनएल के मुंह पे आप बता दें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट? तो भाई जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 875 बताएंगे, तो 875 के अंदर तो डिविडेंड भी शामिल है। कितने का डिविडेंड शामिल है सर? वो डिविडेंड जो एसोसिएट ने आपको दिया था। तो सर हमने यहाँ पे वर्किंग की थी ना, कितना दिया था सर? 37,500 का दिया था। वो कैसे निकला था कि भाई 1 मिलियन के कैपिटल पे, यहाँ पे बना भी लेते हैं सर, 1 मिलियन के कैपिटल पे 15% का 25%, क्या मैं कह सकता हूँ 37,500? मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था कि 37,500 का डिविडेंड पेरेंट एंटिटी ने अपनी सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है। चल जा भाई, पेरेंट एंटिटी ने अपनी सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है 37,500 का। तो मुझे बताओ 37,500 अलग से डिविडेंड के नाम पे अदर इनकम में भी आ रहा है इधर, और सर इसमें भी आ रहा है, तो कितनी बार हो गया सर? 2 बार। इसलिए वो कहता है कि अब देखो, पहले मैं कहता हूँ तो पहले समझ नहीं आती ना, बात समझ आएगी। इसलिए वो कहता है कि बेटा पेरेंट एंटिटी, समझिएगा मेरी बात, पेरेंट एंटिटी ने जो सब्सिडी से डिविडेंड रिसीव किया वो तो हटा देना, क्योंकि वो आपस की इनकम में नहीं दिखा सकते। एसोसिएट से कमाया हुआ डिविडेंड भी हटा देना, रीजन बीइंग क्योंकि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी शामिल होगा। ऑलरेडी क्या होगा? शामिल होगा। सर हमने क्या किया यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग बाद में करेंगे। डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट, हमने कहा भाई डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट कितना है सर? 1 मिलियन का 15% का 25%, हमने कहा भाई 37,500 यहाँ से हट गया। सर अगर मैं वैसे ही सम करके चेक करूँ सर, ये तो फिर भी बच रहा है भाई। ये वो वाला डिविडेंड है जो आपकी सब्सिडी ने कहीं और से कमाई, तो ग्रुप के बाहर का है ना, इसको थोड़ी ना एलिमिनेट करूंगा। अच्छा जी, तो सर मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पीएनएल के अंदर, कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर ये जाएगा 37,500 को, जिसके अंदर इंक्लूडेड है? अच्छा भाई, अब मैं बैलेंस शीट दिखाता हूँ, जानबूझ के मैच करवा रहा हूँ। मैं अगर बैलेंस शीट आपको दिखाऊं, तो क्या आपको ये बात समझ आती है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट बनाए थे, इसलिए बनाए थे? देखो 37,500 ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, हाँ या नहीं? जल्दी जवाब दो। ऐसा ही है, 37,500 रिकॉर्डेड था। मैंने कहा था 837,500 मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो इन दोनों का सम कितना रिकॉर्ड हो गया था? 875,000। सर वहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, पर वहाँ पे प्रेजेंटेशन वो वाली है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ये वाली है। पर मसला ये है कि सर जब आप पीएनएल बना रहे हैं, तो इक्विटी अकाउंटिंग के लिए आपको एट एक्विजिशन अपना शेयर भी चेक करना होगा, क्योंकि पेरेंट ने वो सेपरेट बुक्स में नहीं किया होगा। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ वही शेयर कैपिटल, वही रिटेन अर्निंग। सर शेयर कैपिटल इस सवाल में दिया हुआ है एसोसिएट का 1 मिलियन, और रिटेन अर्निंग देखें जनवरी 1 2020 को गिवन है 4.5 मिलियन, ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो सर ये क्या बैलेंस शीट वाली चीजें कर रहे हैं सर पीएनएल बनाते हुए? भाई पीएनएल बनाते हुए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डे 1 पे हो सकता है बार्गेन परचेज गेन आ जाए, वो भी तो सेपरेट बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होगा। तो सर मुझे एक बात बताएं, मेरा शेयर आ गया 25% का, और मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये आ गया 1375000। और सर मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? देखें सवाल में आपको बताई हुई है मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी सर? सर मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 1125, ओहो 1125000। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ सर कि मैंने 1125 लगाया, मुझे हिस्सा मिला इतने का, तो सर मेरे पास आ गया बार्गेन परचेज गेन, यानी इतना मुझे हिस्सा ज़्यादा मिला है। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट में, यहाँ पे फॉर्मूला बनाते जाऊँगा, मैं वर्किंग कर रहा हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग,
पहले क्या करते हैं सर इसमें, एसोसिएट प्रॉफिट इनटू होल्डिंग परसेंटेज, वो कितना था जी सर 875, सर यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये 3.5 मिलियन का 25% है, ऐसा ही है, ये देख लेते हैं जी, ये रहा सर। फिर इसके अंदर हम कहते हैं एसोसिएट से हमने सिर्फ ये नहीं कमाया, ये भी कमा लिया ना बार्गेन परचेज गेन, क्योंकि हमने पैसे दिए कम, हिस्सा मिला था तो बार्गेन परचेज गेन आ गया। सर बार्गेन परचेज गेन से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। आप देखें सर बैलेंस शीट बनाते वक्त आपने ग्रुप रिजर्व में इसको पार्क किया था ना, तो क्या ग्रुप रिजर्व में पार्क कर देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वहां भी खुद पार्क हो गया, वहां पे सिर्फ 37,500 था, मैंने अभी भी रिफ्लेक्ट करवाया 37,500 था, आपने उल्टा पीएनएल में 37,500 को कटा के पूरा प्रॉफिट दिखाया है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन पीएनएल के हिसाब से हो जाए। अब आगे समझिएगा, हमने जो लास्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया था कंसोलिडेटेड पीएनएल का, ओ सॉरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का विद एसोसिएट, उसके अंदर इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट था, इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट था। क्या मैं कह सकता हूँ उस इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कम हो गई थी और ग्रुप रिजर्व में लॉस बुक हुआ था? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर एसोसिएट की इम्पेयरमेंट होगी तो वो बगैर किसी और लाइन आइटम के बजाय इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट इसी लाइन आइटम में आ जाएगी, पर क्योंकि वो इस सवाल में यानी मेरी एग्जाम्पल में एग्जिस्ट नहीं करती तो मैंने ज़ीरो किया है, वरना वो यहाँ से माइनस हो जाती, टू बी डिडक्टेड। मैं लिख रहा हूँ ये ताकि ये बच्चे प्रेजेंटेशन भूल जाते, बच्चे बोलते हैं भाई एक जगह तो करके दो, ये लो एक जगह करके दे रहा हूँ। अब एक और चीज़, सवाल ख़त्म नहीं हुआ, सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ इस सवाल के अंदर जो मेरी इलस्ट्रेशन है उसमें एसोसिएट ने पेरेंट को गुड्स बेचे हैं। अब याद करें इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मसला होता है या उसके भी होल्डिंग परसेंटेज का, होल्डिंग परसेंटेज का। तो आपने देखा था कि एसोसिएट पेरेंट को बेचता तो आप एंट्री क्या बना देते, ग्रुप रिजर्व डेबिट यानी प्रॉफिट को कम कर देते और इन्वेंट्री को क्रेडिट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो ग्रुप रिजर्व डेबिट हो रहा था मतलब एक लॉस बुक हो रहा था, एक प्रॉफिट रिवर्स हो रहा था। पर अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर बेचा एसोसिएट ने था, एक माइंड मैप बना रहा हूँ, बहुत सुकून से समझिएगा ये बात, अगर बेचा एसोसिएट ने था तो क्या इस बात पे यकीन रखते हो कि एसोसिएट के 3.5 मिलियन में उसका प्रॉफिट शामिल होगा? अगर एसोसिएट ने बेचा है, उसी का 25% तुम अपने पास लेके आए हो ना। तो मैं कह ये रहा हूँ कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जब पीएनएल में से हटाओगे तो अपने प्रॉफिट में से हटाओगे या एसोसिएट वाले में से? भाई एसोसिएट वाले में से हटाऊंगा ना, क्योंकि उसके प्रॉफिट में शामिल था, तो जो जहाँ चीज़ मौजूद है वहाँ से हटेगी। तो सर कहने का मतलब ये है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एसोसिएट टू पेरेंट में, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एसोसिएट टू पेरेंट में यहाँ से हटेगा। वो कैसे हटेगा सर, वो देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई 2 लाख रुपए पे 25%, अच्छा भाई 2 लाख पे 25% टोटल प्रॉफिट आ गया, उसका 20% स्टिल अनसोल्ड, उसका 20% स्टिल अनसोल्ड और सर 25% की होल्डिंग है। तो सर हमने ये कहा 2 लाख रुपीज़ इंटू 25% मार्जिन इंटू 20% अनसोल्ड इंटू 25% होल्डिंग परसेंटेज। तो मैंने कहा इतने से प्रॉफिट रिवर्स होगा। तो वहाँ पे जो एंट्री बनी थी ना ग्रुप रिजर्व डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, उसका मतलब ये था शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, पीएनएल के हवाले से कह रहा हूँ। अच्छा अब एक आखिरी चीज़, इम्पेयरमेंट बता दिया, बीबीजी बता दिया, ये बता दिया, अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एसोसिएट के नेट एसेट्स में, एसोसिएट के नेट एसेट्स में, तो मुझे बताओ अगर एसोसिएट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक कर भी लेता तो इसका तुम्हारे पास हिस्सा कितना आता, 25%। तो क्या मैं कह सकता हूँ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इफ एनी बाय होल्डिंग परसेंटेज टू बी डिडक्टेड, अगर होता तो यहाँ से क्या हो जाता, माइनस हो जाता, क्योंकि वो पूरा प्रॉफिट बुक करता। अगर देखो मुझे बताओ ना, अगर 1 लाख रुपए से मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया अगर एसोसिएट के नेट एसेट्स में, उस पर डेप्रिसिएशन 5 साल के हिसाब से 20,000 आता, तो क्या वो डेप्रिसिएशन की हिट तुम्हारे पास 20,000 आती है उसका 25%? भाई उसका 25% है क्योंकि तुम ऊपर से कितना लेते आ रहे हो, 25%। तो जो भी उसकी इनकम और एक्सपेंसेस की हिट है वो कितनी मिलेगी तुम्हें, 25%। क्योंकि यहाँ पे नहीं है, मैं एक समरी बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। और सर मैंने यहाँ पे इसको सम किया, देन आई अराइव एट 1122,500। तो सर मैंने कहा मेरे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आ गया
सर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और सर हमने ये एडजस्टेड निकाला है, हमें इस लाइन आइटम में ही पार करना होगा। सर इसके अंदर बीपीजी शामिल है, इम्पेयरमेंट होती तो लेस होती, इंट्रा ग्रुप का प्रॉफिट जो है वो भी लेस हुआ है, सारी चीज़ें माइनस हुई हुई हैं। सर ये आ गया। अच्छा सर एसोसिएट की समरी बताएं पीएनएल में। एसोसिएट से कमाया हुआ डिविडेंड अपनी बुक से रिवर्स कर देना। क्यों रिवर्स कर देना? क्योंकि जो तुम शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके पीएनएल से लेके आओगे उसके अंदर डिविडेंड ऑलरेडी शामिल होगा, नहीं हटाओगे तो दोबारा आ जाएगा। फिर उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को अंधों की तरह वहाँ पे नहीं लेके जाना, देखना कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, अगर बार्गेन परचेज गेन होगा तो उसमें ऐड कर देना, अगर एसोसिएट ने कुछ बेचा होगा तो उसको लेस कर देना, क्योंकि वो उसी प्रॉफिट्स में होगा, उसी से हटाना होगा। अगर कोई इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट होगी तो यहीं से हटेगी, और अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी तो उसके इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का होल्डिंग परसेंटेज हटा देना, आपकी सारी एडजस्टमेंट्स पार हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा ही। और सर व्हाट इफ पीपी बेचे? भाई पीपी भी बेचेगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट का भी होल्डिंग परसेंटेज लेना, यानी कैरिंग अमाउंट है क्या, होनी क्या चाहिए वो डिफरेंस, और उसका भी होल्डिंग परसेंटेज, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब एक और चीज़, इस सवाल के अंदर पेरेंट ने एसोसिएट को भी गुड्स बेचे। अब मुझे बताओ प्रॉफिट किसकी किताबों में होगा? सर पेरेंट की, यानी पेरेंट के जीपी में होगा। तो अब ग्रुप तो नहीं है ना, कैसा लगेगा डबल सेल हुई हुई है। देखो ना, सेल डबल कब लगती है? जब दोनों कंसोलिडेट हो रहे हो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एसोसिएट कंसोलिडेट नहीं हो रहा? तो ऐसा नहीं लगेगा कि सेल अपने आप को हुई है, बट हाँ प्रॉफिट की जितना हद तक का सवाल है, प्रॉफिट एलिमिनेट होना चाहिए। तो इसलिए वो कहता ये है कि भाई अगर पेरेंट टू एसोसिएट सेल है, पेरेंट टू एसोसिएट सेल थी, तो याद करें आपने बैलेंस शीट में क्या किया था? बैलेंस शीट में आपने ग्रुप रिजर्व को डेबिट किया था, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया था। वहाँ पे ग्रुप रिजर्व के डेबिट होने का मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर रहे थे आप, ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए। मानी कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट को कम कर दिया, दैट डजेंट मीन कि पीएनएल में वो खुद ब खुद कम हो गया। यहाँ पे भी आपने ही करना है, क्योंकि ये भी अनएडजस्टेड है, इसको भी आपने ही एडजस्ट करना है। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ, कि इसमें इसने 2.25 पे 15% का 40% अनसोल्ड है, और इसका भी 25% क्योंकि होल्डिंग परसेंटेज है। तो सर मैंने सिंपल 3375 से अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर दिया। सर माइनस का मतलब ये कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ऐसा ही है। तो सर अब मैं बना सकता हूँ एडजस्टेड पीएनएल। अच्छा सर एडजस्टेड पीएनएल के अंदर हमने सिंपल ये काम ये किया, हमने कहा कि भाई ये ले आए सर, ये ले आए। आपने कहा कि सर हमारा जीपी आ गया। सर इसको भी सम कर लेते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा ये सम है, तो सर हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। इसमें तो आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। आप देखें ये जो 238333 बचा है, इसे सब्सिडी की इनकम है। एसोसिएट वाली भी रिवर्स हो चुकी है, डिविडेंड से जो सब्सिडी से आया हुआ डिविडेंड है वो भी क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। फिर बता रहा हूँ, एसोसिएट से कमाया हुआ डिविडेंड इसलिए हटाया क्योंकि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऑलरेडी शामिल है। देखिए हमने ये जो है इनकम फ्रॉम एसोसिएट अलग से दिखा दी यहाँ पे, और हमने कहा कि भाई इसके बाद आपके पास 102028 आ गया ये, और आपके क्योंकि डेफर टैक्स अभी आया नहीं है आपका, तो आपने अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए टैक्सेशन को सेम रखा है। और सर अगर मैंने टैक्सेशन को सेम रखा है तो मैं यहाँ पे ये लेके आ गया और मैंने इसको टोटल कर दिया। इसको हम कहते हैं अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर फिर मैं बता दूँ, आप जल्दी से बताएं मुझे, आप जल्दी से बताएं, इस 842130 में कितनी कंपनीज का प्रॉफिट है? हाँ भाई 3 कंपनीज का, पहला पेरेंट, दूसरा सब्सिडरी, तीसरा एसोसिएट। मैं आपसे ये पूछता हूँ इन तीनों कंपनीज में से पंगा किसके प्रॉफिट पे? सब्सिडरी के, क्योंकि पेरेंट अपने पैसे का खुद मालिक है, एसोसिएट का भी खुद मालिक है। तो जो एनसीआई हिस्सा मांगेगा वो किस में से मांगेगा? सर एनसीआई जो हिस्सा मांगेगा वो टेक्निकली अपने सब्सिडरी के हिस्से में से मांगेगा, क्योंकि उसका राइट सब्सिडरी के ही प्रॉफिट्स पे, दैट्स इट, उसके अलावा उसको कोई राइट नहीं है। तो हम क्या करें सर, हम ये करते हैं ना कि हम सेपरेट बुक्स ऑफ सब्सिडरी का प्रॉफिट लेके आते हैं। सही है सर, पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने अनएडजस्टेड,
ऐसा ही सर अनएडजस्टेड क्यों भाई, आप सेपरेट बुक से उठा रहे हो ना, ये वाला सर क्या ये जमा हुआ है यहाँ पे, या इसका 10 महीने, सर इसका भी 10 महीने जमा हुआ है, ऐसा ही है ना। क्या मानते हो ये वाला 3118750 यहाँ था अनएडजस्टेड के अंदर, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं, तो क्या बंटवारा इस पे करोगे इसमें एडजस्टमेंट्स करके, सर इसमें एडजस्टमेंट्स करके ना। तो सर हमने इसमें कहा अच्छा वो इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट जिसने प्रॉफिट को कम किया होगा, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ अनरियलाइज प्रॉफिट सब्सिडी टू पेरेंट का था, हमने तभी तो ऊपर हेडिंग डाली है, ये आ गया। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन था, सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया हमारा ये। अच्छा भाई सर फिर इम्पेयरमेंट थी, अच्छा इम्पेयरमेंट सिर्फ तब लूँगा जब फुल गुडविल होगी, और यहाँ पे डेफिनेटली फुल गुडविल है, इसने लिख के दिया है कि एनसीआई को मेजर करते हैं किस पे भाई, फेयर वैल्यू पे, ये रहा जी। सर इसके रिलेटेड से ये, अच्छा सर डिविडेंड बाई डिविडेंड की एडजस्टमेंट पेरेंट एंटिटी की बुक्स की है, तो क्या मैं कह सकता हूँ सर ये मेरा वो प्रॉफिट है जो यहाँ जमा हुआ है, एडजस्टेड सब्सिडरी प्रॉफिट। सर इस पे किसको शेयर दे दें, एनसीआई आई थिंक 20% है, सर 596310, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर सब्सिडरी का इतना है और इस प्रॉफिट में से एनसीआई का इतना है, एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सर बाकी पेरेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सर पेरेंट शेयर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, इसमें से ये माइनस कर दो, इसको हम कहते हैं सर बैलेंसिंग फिगर। आई होप यू कम टू नो कि भाई बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट्स होती है, पीएनएल में क्या होती है, मैंने आपको एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव समरी दे दी है। अब आप ये कह सकते हैं टेक्निकली के सर मुझे बैलेंस शीट से भी एसोसिएट आता है, बेसिक बैलेंस शीट भी आती है, बेसिक पीएनएल भी आता है, एसोसिएट की बैलेंस शीट भी आती है, एसोसिएट का पीएनएल भी आता है विद ऑल द इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। जज़ाकल्लाह।